भीम नवबुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और आज का ये वीडियो कुछ खास है। हमने पिछले वीडियो में माली समुदाय के बारे में बताया है, उसके बाद तेली समुदाय के बारे में बताया है। बहुत सारे जातियों के बारे में हम बात करते हैं, तभी एक इतिहास सामने आता है और इस इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे समूह की जो उस समय की एक बहुत बड़ी व्यापार की श्रेणी हुआ करती थी और आज भी है, जिसे हम सुनार कहते हैं। सुनार ये शब्द सुनने के बाद आपके सामने जो आते आभूषणों को बनाने वाला व्यक्ति, एक ज्वेलर्स के नाम पे हम उसको देखते भी है, उसके आभूषणों की कलाकृति को हम देखते हैं और ये सारी बातें देखने के बाद हम उस समुदाय को एक विशिष्ट वर्ग में मानते हैं। तो आज बात करेंगे उसी समुदाय की और इस समुदाय के इतिहास की। हालांकि वर्तमान में उनका अलग इतिहास भी है, उनकी अलग कहानियां भी है, उसका जिक्र भी कई सारे बातों में किया जाता है। ये कहा जाता है कि सुनार ये शब्द संस्कृत से आया हुआ स्वर्णकार से है, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये सारी बातें बनी बनाई हुई है। इसे ऐतिहासिक तौर पर कोई भी सबूत नहीं है। इस स्वर्णकार से सुनार बना है, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि पहले इस समुदाय का नाम स्वर्णकार से पहले प्राकृत भाषा में आता है और इसके अभिलेख भी है। और तभी पता चलता है कि ये समुदाय को कौन से संस्कृति में या कौन सी विचारधारा पर या कौन सी विचारधारा को मानने वाले थे। अभी बात करते हैं तो हम हजारों साल पहले जाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय में ये वर्ग का प्रचलित रूप क्या था, तो कई सारे अनगिनत शिलालेखों को टटोलने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत का इतिहास कुछ अलग है। और आज तक भारत का इतिहास इन लोगों ने शिलालेखों को दुर्लक्षित करके या शिलालेखों को न पढ़ते हुए या उनका आधार न लेते हुए इतिहास लिखा है। तो जाहिर सी बात है, कुछ दूसरा ही इतिहास सामने आएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उन्हीं शिलालेखों के बारे में जिन शिलालेखों में स्वर्णकार का जिक्र आया है, जिसे स्वर्णकार कहा जाता है, जिसे सुवर्णकार भी कहा जाता है, जिसे सुनार भी कहा जाता है, लेकिन इसका प्राकृत नाम सुवर्णकार है। जिसे व्याकरण के आधार पर देखा जाएगा तो सुवर्णकार इस शब्द का जिक्र आता है जो अभिलेखों में है, शिलालेखों में है। और इसी शिलालेखों में ये बात आपको देखने के लिए मिलती है। साथियों, बहुत रंजक कथाएं हैं। इस कथाओं में न जाते हुए हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। कम से कम हम भारत के इतिहास में जब शुरुआत करते हैं तो एक संस्कृति का उदय होता है, जिसे हम बौद्ध संस्कृति कहते हैं। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से हम शुरुआत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय से ही भारत एक प्रजासत्ताक देश रहा है। और प्रजासत्ताक यानी रिपब्लिकन देश रहा हुआ है। अलग अलग संघ की स्थापना हमें देखने के लिए मिलेगी। इस संघ का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है भारत के इतिहास में। और इनमें से आपको संघ से आपको ये पता चलेगा कि संघ से आगे जाकर जनपद बना है और जनपद से महाजनपद बना है। ये कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली है जो आपको इतिहास में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बात शुरू करते हैं इतिहास की। भगवान बुद्ध के समय में ही सुवर्णकारों का, यानी कि जिसे हम सुनार कहते हैं, उनका योगदान हमें देखने के लिए मिलता है। कई सारी बातें। इसके बाद हम मौर्य कालखंड में आएंगे तो भी हमें सुवर्णकार का कई सारी जगहों पर जिक्र मिलता है कि भारत की जो व्यापारियों की श्रेणी है उसमें स्वर्णकार एक व्यापार की श्रेणी है। मैं एक व्यापार का संघ कह रहा हूँ, श्रेणी का मतलब संघ है, जिनमें कई सारे व्यापारी है सोने के, और उनका एक संघ हुआ करता था, जिस संघ दुनिया भर में सोने के आभूषणों एवं सोने की कुछ वस्तुएं बनाता था और दुनिया भर की बाजार पेठाओं में जाकर बेचते थे। तो ये बहुत बड़ी आमदनी भारत में हुआ करती थी और इसी से हमें ये पता चलता है कि उस समय हमारे भारत में ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़े पैमाने पर थी, जिसे हम रत्न कहते हैं, मोती कहते हैं,
बड़ी बड़ी मात्राओं में हीरे जड़ित कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें इतिहास में पढ़ने के लिए मिलती है। लेकिन ये कहाँ मिलती है? अगर आप कभी भगवान बुद्ध के शरीर धातु जो पाए गए हैं उनमें देखने जाएंगे तो भगवान बुद्ध के शरीर धातु बहुत ही छोटी मात्रा में है, जैसे राख का है या कुछ हड्डियों के टुकड़े हो। तो ये सभी एक सोने के करंडक में, जिसे हम रैलिक कैस्केट कहते हैं, सोने की रैलिक कैस्केट में बिल्कुल छोटी सी मात्रा में हुआ करता था और उसमें वो रखा जाता था। और उस सोने की करंडक को बंद करके उसके आजू बाजू में बहुत सारे मोती हो, हीरे जड़ित हो, रूबी हो, क्रिस्टल्स हो, ये सारी चीज़ें रखा जाती थी। उसके बाद सुवर्ण के फूल हो, सोने के कॉइन्स हो, ये रखा जाते थे। ये इसलिए रखा जाता था कि भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति तो थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने इस दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिया है जिससे लोगों को दुखों से मुक्ति मिल सके। और ऐसे व्यक्ति के सम्मान में, उनके प्रति आदर की भावना से कई सारे राजाओं ने ये सब चीज़ें की है कि उनके शरीर धातु के पास बहुत बड़े पैमाने पर मोती हो, हीरे हो, मानिक हो, विविध रत्नों हो, रत्नों से सजाया हुआ है। इसके बाद उनके आजू बाजू में स्वर्ण की फूलें, जिसे कर्ण फूले भी कहा जाता है, सोने की मोहर हो, जिसे कॉइन्स कहते हैं, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। उसके बाद वो चांदी के कैस्केट में रखा जाता है। चांदी की कैस्केट को फिर बाहर से पत्थर की कैस्केट से बंद किया जाता था और पत्थर की पेटी में रखा जाता था। तो इतनी उसकी इस अस्थियों की क्या की जाती थी, देखभाल की जाती थी, उसको संरक्षित किया जाता था। तो ये सुवर्णकारों का इतिहास उस समय से आता है। अभी जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इनका जिक्र कहा हुआ है। तो आप महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में आपको इनके शिलालेख पाएंगे। तो कानेरी नाम का एक विश्व विद्यापीठ है जो प्राचीन काल से है। तो इस कानेरी नाम के विद्यापीठ में आप आएंगे तो लेनी क्रमांक 2 के बाहर ही एक पानी के टंकी के ऊपर शिलालेख लिखा है। और उस शिलालेख में आज का जो कल्याण भाग है, जो मुंबई के नजदीक थाना से थोड़ा आगे आएंगे तो कल्याण नाम का उस समय का एक प्राचीन बंदर हुआ करता था, जिसे व्यापारी बंदर कहा जाता है। और इस बंदर में हमें ये पता चलता है कि इस बंदर में बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी लोग रहा करते थे और बौद्ध भिक्षुओं का भी संग रहा करते थे। तो ऐसे जगह से बहुत सारे व्यापारी लोग या तो जुन्नर में लेनियों में दान दिया हुआ है, कानेरी में भी दान दिए हुए हैं। ये हमें पढ़ने को मिलता है। कहाँ? तो अभिलेखों में। तो चलिए अब बात पहले शुरुआत करते हैं कि अभिलेख कहाँ पर है। तो ये अभिलेख कानेरी लेनी में है। तो कानेरी लेनी की लेनी क्रमांक 2 के पानी के टंकी के ऊपर जो अभिलेख लिखा है उसमें ये लिखा है कि कलियन सुवर्णकारस सामिदत्तस सह संघस पनीयक देयधम। ये जो शब्द है ये और ये लगभग ईसा शताब्दी या दूसरी शताब्दी का है, यानी आज से 2000 साल पुराना है। इस 2000 साल पुराना ये अभिलेख में ये कहा गया है कि कलियन यानी कि आज का कल्याण, वहां का सुवर्णकार के लिए शब्द आया है सुवर्णकारस है, सुवर्णकार के लिए आया है। तो संस्कृत में उसे स्वर्णकार कहा गया, प्राकृत में उसे सुवर्णकार कहा जाता है। तो ये भेद आपको भाषा का पता चलेगा। तो ये सुवर्णकार का नाम है सामिद ये उसका नाम है। तो सामिद इस व्यक्ति ने, ये सुवर्णकार है, इसने संघ के साथ पानी की टंकी का धम्मदान किया। इसे देय धम्म शब्द का जिक्र जब आता है तो उसे धम्मदान कहा जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा अभिलेख या दूसरे अभिलेख की बात करेंगे, वो जुन्नर में पाया जाता है। तो जुन्नर में कपिचित नाम का बौद्ध लेनी है, जिसे आज लेण्याद्री के नाम से जानते हैं। तो इस कपिचित लेनी में भी आपको एक अभिलेख मिलेगा। इस अभिलेख का जिक्र हम बात करते तो इस तरीके से है, कलियनकस। अभी इसमें शब्द थोड़ा सा आगे पीछे देखने के लिए, उसमें कलियनस है तो इसमें कलियनकस शब्द है। तो ये जो कलियनकस शब्द है ये भी कल्याण के लिए, तो वहां से ये लिखा है कलियनकस कुडीरपुतस सुवर्णकारस संघकस पोड़ी देयधम। अभी इसमें एक शब्द
संगक शब्द जो आया है ये समित के साथ भी आया है। तो क्या ये दोनों एक ही जगह से तो नहीं है, क्योंकि दोनों के अभिलेखों की जो रचना है बिल्कुल समान है। तो शायद ये दोनों एक ही घर से है, ये संगक वही होगा, ये हम कह सकते हैं। तो ये दोनों सुवर्णकार हैं। अभी बात यह आती है कि सुवर्णकारों ने धम्मदान दिया है, तो इनकी बौद्ध धर्म में जो आस्था हमें देखने के लिए मिलती है सुवर्णकारों से स्पष्ट होती है कि ये व्यापारी जो श्रेणियां है ये एक बौद्ध संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग रही है। और हम जब भारत में एक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो एक संस्कृति का कालखंड लिया जाएगा, तो उसमें आप बौद्ध संस्कृति को पाओगे। और जब बौद्ध संस्कृति को पाओगे तभी आपको इस सुवर्णकार के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये व्यापारी श्रेणियां जितनी सारी भी थी, ये बौद्ध धर्म, जिसे हम ये कहते हैं कि बुद्धिज्म भारत में डिक्लाइन जैसे होते चला गया, वैसे वैसे इन स्वर्णकारों को या इन्हीं सभी व्यापारी श्रेणियों को जाति में विवरण होने लगा, उनका जाति में रूपांतरण होने लगा है। ये हमें स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, ये कहेंगे कि हमारे जाति ये है, क्षत्रिय है, हम ये है, वैश्य है, हम हिंदू धर्म में हैं। आप अभी हिंदू धर्म में होंगे, लेकिन ये व्यापारी श्रेणियां बौद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। मैं आपके जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं व्यापारी श्रेणियों की बात कर रहा हूँ जो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें हमारा इतिहास पता होना चाहिए कि हम उस समय में दुनिया की बाजार पेटों में या दुनिया की मार्केट में अपना वैल्यू बनाते थे। आज के दिन में हम अपना वैल्यू कहाँ पर बनाया हुआ है इसके बारे में बात करें, तो ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुवर्णकार एक बहुत बड़ी व्यापार की श्रेणी बौद्ध समुदाय की थी। इसके बाद अनेक सारी कथाएं हैं, भारत में अनेक सारी कथाओं का विवरण भी हमें मिलता है। तो ये आभूषणों का निर्माण करने वाले सिर्फ लोग नहीं है, इनका इतिहास कुछ और भी है। तो इन लोगों ने दुनिया के बाजार, दुनिया के मार्केट में अपना एक वैल्यू क्रिएट किया है और इस वैल्यू के माध्यम से भारत दुनिया का विश्व गुरु, आज जिसे हम कहने जा रहे हैं, तो उस समय में भारत दुनिया का विश्व गुरु हुआ करता था, क्योंकि दुनिया भर से लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। भारत में ये सारी विद्याएं सीखने के लिए आते हैं। आप अफगानिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर भी अफगानिस्तान में उस समय भारत का जम्बूद्वीप का प्रदेश था, तो वहाँ पे भी सभी बुद्ध अस्थियों के बारे में बात करेंगे। सभी स्तूपों में जितने सारे बुद्ध अस्थि धातु मिले हैं उनमें स्वर्ण के यानी कि सोने के करंडक भी पाए गए हैं। तो ये सारे उस समय के मूल्यवान धातु में से महत्वपूर्ण। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना जरूर चाहूँगा। तो उस समय का सोने का जो, जिसे हम कहते हैं ना कि ये कारशापन नाम का चलन था, और दूसरा स्वर्ण कॉइन जिसे हम सोने के मोहर भी कहते हैं। तो ये जो मोहरें थे उनमें सोने के भी मोहर हुआ करती थी, जिसे आज हम गोल्डन एक्सचेंज कहते हैं। तो उस समय में नासिक लेनी में जाएंगे तभी हमें वो गोल्डन एक्सचेंज का इम्पोर्टेंस पता चलेगा और उनकी जानकारी उस अभिलेख में मिलती है। तो लगभग एक सोने का कॉइन्स उस समय के लिए 35 कारशापन हुआ करता था, यानी कि आज जैसे कि हमारा $1 86 के ऊपर गया, 87 के आसपास गया है, तो वैसे एक सोने का कॉइन जो है वो उस समय में 35 कारशापन हुआ करता था। तो उस समय की सोने का वैल्यू क्या था इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो साथियों, वर्तमान में सुवर्णकार के बारे में हम जानते हैं तो ये पता चलता है कि उसे किसी विशिष्ट जातियों में गिनती की जाती है, लेकिन प्राचीन काल में जातियों में नहीं। तो इन्हीं सुवर्णकारों को, इन्हीं सुनार को व्यापारी श्रेणी में देखा जाता था। वो बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, आज भी है। और उन व्यापारियों में उसके बाद हीरो के व्यापारी हो गए, जिसे शराब भी हम कहते, रत्नों के व्यापारी हो गए। बहुत सारे व्यापारियों का नाम है जिसे उस समय में हिरणी कहा जाता है, मणिकार कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, उस समय की व्यापारियों की श्रेणी की बात है जो इसी सुवर्णकार की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारा इतिहास हमें पढ़ने के लिए कहाँ पर मिलता है, तो शिलालेखों में। तो शिलालेख जरूर आने चाहिए और आपको भी ये दम्भलिपि पढ़ना है, इस लिपि में जो लिखा हुआ ये पढ़ना है। तो आपको हमारा क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको पढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये सभी के लिए मुफ्त में रखा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए ये सभी चीज़ें मुफ्त में हम रखे हैं
तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट इंडिया के माध्यम से आपको हिंदी में धम्मलिपि का एक कोर्स जल्द ही लेकर आ रहे हैं और इस कोर्स से आप धम्मलिपि पढ़ पाओगे, धम्मलिपि जान पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके नए साल में एक नया इतिहास नए साल में एक नया इतिहास बनाने की। तो सुवर्णकार यानी सोनार के बारे में आज हमने जानकारी ली है, तो अगले वीडियो में हम नई जानकारी लेते हैं। तो मिलते हैं सभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।